हमने बात की थी बाइलियरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, सलाइवरी एक्सक्रीशन, मैमरी, स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनाइटल। फर्स्ट है बाइलियरी एक्सक्रीशन। बाइल कहाँ से एक्सक्रीशन होते हैं? ओके, सो बेसिकली bile juice, it is secreted by hepatic cell of liver and the flow is almost steady state, 0.5 to 1 ml per minute, बहुत ही स्लो है। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट इन द डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अभी आपने देखा था जो लाइपोफिलिक है वो वहां से वापस से रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो लाइपोफिलिक जो भी ड्रग है वो कहीं ना कहीं से एक्सक्रीट आउट तो होंगे ना बॉडी से। तो अब जो हमारे पास जो नॉन रीनल रूट है उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइपोफिलिक ड्रग को एक्सक्रीट आउट करते हैं। वहां से अगर लाइपोफिलिक है तो वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। 90% of bile acid is reabsorbed from intestine and transported back to the liver from resecretion. Basically, from this route, sodium, potassium or electrolytes, glucose, bilirubin, सुक्रोज, इनुलिन यहां से भी हो रहे हैं। ओके, म्यूकोप्रोटीन, दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम biliary secretion. ओके, ग्रेटर द पोलरिटी बेटर द एक्सक्रीशन। सेम पहले वाले में जो रीनल रूट में भी सेम है। पोलरिटी अगर आप बढ़ाएंगे एक्सक्रीशन रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओके, the metabolites are more excreted as compared to parent drug because it is more polar. जब आप कंपेयर करेंगे जो पेरेंट ड्रग है, जो ओरिजिनल ड्रग है, उसके कंपेयर में जो मेटाबोलाइट है वो मोर पोलर है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन इस प्रोसेस से ज्यादा होती है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था। रीनल क्लियरेंस में क्या था? रीनल फ्लो रेट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ओके, रीनल फ्लो रेट में क्या क्या आते हैं? रीनल कंसंट्रेशन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। सिमिलरली यहां पे भी है बाइल में। सेकंड है पल्मोनरी। अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा, लंग्स के थ्रू जनरली जो गैसियस टाइप के हमारे ड्रग होते हैं ना, जो इंटैक्ट गैसियस होते हैं, जो गैस के फॉर्म में जाते हैं, गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, है ना, तो वो इंटैक्ट गैस है, उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो रहा, उसी को बोलते हैं इंटैक्ट गैसियस ड्रग। उसका कोई भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो रहा, जिस फॉर्म में गया उसी फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया। ठीक है, so basically gaseous as well as volatile gas or volatile drugs, these are anesthetics. नाम सुना होगा हेलोथेन। These are absorbed through lungs by simple diffusion. Okay, and basically excretion from the lungs, this depends on the pulmonary blood flow, rate of respiration as well as solubility of drug. Okay, alcohol which has high solubility in blood and tissue, they are excreted slowly by lungs. मोस्टली हम बात करते हैं पल्मोनरी एक्सक्रीशन में गैसियस फॉर्म में, ठीक है, और वोलेटाइल फॉर्म में। सलाइवा से भी सिक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, जो आपके टेस्ट चेंज हो जाता है ना, बीटर आफ्टर टेस्ट, इट इज द इंडिकेशन ऑफ एक्सक्रीशन। जैसे आपने कोई चीजें ली मुंह में और उसकी टेस्ट चेंज हो गई, बीटर टेस्ट आपको आने लगी, इसका मतलब है कि उसका एक्सक्रीशन आपका सलाइवा में स्टार्ट हो गया। ठीक है, और पीएच 5.8 to 8.4। हेयर अनआयोनाइज्ड लिपिड soluble drugs are excreted passively। जस्ट अपोजिट हो गया ना, अनआयोनाइज्ड भी हो गया और लाइपोफिलिक भी हो गया। वहां पे क्या था? आयोनाइज्ड और हाइड्रोफिलिक। एग्जाम्पल है कुछ ड्रग,
जिसके एक्सक्रीशन हो रहा है सलाइवा से। कैफीन, फिनाइटोइन, ये किस कैटेगरी में आते हैं फिनाइटोइन? एंटी कन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट मेमोरी एक्सक्रीशन। Generally 0.5 to 1 liter of milk is secreted from lactating mother. Okay, and excretion of drug in milk is important because it gains entry into breastfeeding infant. Okay, pH कितनी होती है? 6.4 to 7.6, फ्री अनआयोनाइज्ड एंड लाइपोफिलिक ड्रग। अब आपको ये याद रखना है कि बेसिकली कौन ऐसे एक्सक्रीशन पाथवे हैं जिससे लाइपोफिलिक ड्रग होते हैं, क्योंकि मोस्टली तो हाइड्रोफिलिक तो हो ही जाते हैं ना। तो लाइपोफिलिक ड्रग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन के लिए? तो अभी आपने दो पढ़ा, इससे पहले भी जो था वो भी है सलाइवा, और ये दूसरा कौन सा है? मेमोरी। डायजेपाम इज लेस सिक्रेटेड इन मिल्क। ओके, मेमोरी एक्सक्रीशन में एक चीज यहां पे मेंशन है, टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना मिल्क के साथ, क्योंकि उसमें क्या होते हैं मिल्क में? कैल्शियम होते हैं। तो इसके साथ क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। उससे इसकी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कम हो जाते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखी है। देन एक्सक्रीशन, यहां पे भी आप देखिए स्वेट ग्लैंड होते हैं ना, स्वेट ग्लैंड से आप क्या निकलते हैं? स्वेट, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन दे लीड टू अर्टिकारिया एंड डर्माटाइटिस। ये क्या है? स्किन डिजीज है, ठीक है। बेसिकली बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड सम अल्कोहल्स एंड हेवी मेटल्स, फॉर एग्जांपल लीड, mercury and arsenic, they are excreted from the skin or sweat. GI excretion, here water soluble and ionized form of weakly acid or basic drugs are excreted, ठीक है। Example of nicotine and quinine. अब आप ये ओवरऑल जितने भी आपने पढ़ा, जितने टाइप्स के, जितने प्रोसेस हैं, वो एक टेबल फॉर्म में मेंशन है, ठीक है। यूरिन के थ्रू या आप बोल रहे किडनी के थ्रू जो आपको होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं। GFR, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, पैसिव ट्यूबुलर। कि कौन कौन से टाइप्स के ड्रग हैं जो इस प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं? फ्री हाइड्रोफिलिक अनचेन ड्रग, मेटाबोलाइज ऑफ मोलिकुलर वेट ऑलमोस्ट लेस देन 500 डाल्टन, ठीक है। बाइल, अगेन हाइड्रोफिलिक अनचेन ड्रग, एक्टिव सिक्रेशन इसको बोलते हैं, एक्टिव। लंग्स के थ्रू गैसियस फॉर्म में, जैसे अभी आपने बात किया है ना, इनसॉल्युबल ड्रग। सलाइवा और जो लाइपोफिलिक ड्रग किससे किससे हो रहे थे? सलाइवा और मेमोरी थे। सलाइवा में देख लीजिए अनआयोनाइज्ड लाइपोफिलिक ड्रग, ओके। उसके बाद मिल्क, पैसिव डिफ्यूजन, अच्छा मेमोरी इसमें मेंशन नहीं है। स्वेट ग्लैंड, इंटेस्टाइनल। यहां से भी मिल्क से भी लाइपोफिलिक ड्रग, कुछ लाइपोफिलिक ड्रग एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, यहां से भी हो रहे हैं, स्वेट ग्लैंड से भी हो रहे हैं, ठीक है। बट मोस्टली जो होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, और आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। अगर लेस देन 300 है तो वो तो बेटर कैंडिडेट है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर 500 से कम है तो भी चल जाते हैं, 300 से है तो बेस्ट है। अब बात कर रहे हैं जो सेकंड पार्ट है यूनिट 2 का, जिसमें आपको पढ़नी है बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, डिसोल्यूशन पैरामीटर्स, ओके। तो पहले हम बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी की, जो कई बार हमने इस क्लास में बात कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी एंड व्हाट इज इन शॉर्ट BA, ओके।
तो एक लाइन में अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसमें दो टर्म्स आते हैं, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एनी एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट विल रीच टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन हो गया। अब इसमें दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट बीए और एक होते हैं रिलेटिव बीए। बेसिकली हम लोगों ने कई चीजें पढ़ी अभी तक, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया और एक्सक्रीशन भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बीए की। तो जब आपने देखा होगा जितने भी आपने पैरामीटर्स पढ़े हैं उसमें जो फैक्टर्स आपके आए हैं, तीन तरह के फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज रिलेटेड टू ड्रग। सेकंड फैक्टर pharmaceutical factor, it is related to dosage form, and third factor which is related to patient, that is called physiological factor. ठीक है, so similarly pharmaceutical factors, patient related factors as well as route of administration, क्योंकि बीए में ये चीजें आपको मेंशन करनी है कि रेट एंड एक्सटेंट, कितने अमाउंट पहुंच रही है और किस रेट से। तो अगर हम अलग अलग रूट को प्रीफर करेंगे तो अलग अलग अमाउंट और अलग अलग रेट वहां पे शो करेगा। सिंपल अगर आप देखेंगे कहीं पे भी तो ऑर्डर अगर हम डिफाइन करेंगे तो जो पेरेंट्रल है, इसमें बहुत सारे आते हैं पेरेंट्रल में, लेकिन हम ओवरऑल मान रहे हैं कि पेरेंट्रल का मैक्सिमम होता है, उसके बाद ओरल, रेक्टल और टॉपिकल। कहीं कहीं पे ये दो पॉइंट है, ये वाले कॉन्ट्रा इंडिकेट करता, ये बोलते कंफ्यूजन है। आपको कहीं कहीं पे पेरेंट्रल के बाद रेक्टल मिलेगा, फिर ओरल मिलेगा और ये टॉपिकल मिलेगा। लेकिन मैंने इसको बताया पेरेंट्रल, ओरल, देन रेक्टल, देन टॉपिकल, और इसका जस्टिफिकेशन मेरे पास है। अगर कोई किसी के पास है तो पहले आप बता दो, वरना मेरे पास तो है ही। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बीए का ऑर्डर है। पेरेंट्रल में किसी को हमें लगता है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना, पेरेंट्रल मैक्सिमम होना चाहिए। ओरल और रेक्टल में कंफ्यूजन हो सकती है, रीजन रेक्टल के थ्रू आप बाईपास कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म को, तो रेक्टल का हाई होनी चाहिए। और रेक्टल में एक और चीज है, चांस जो होते हैं डिस्ट्रॉय के वो ज्यादा होते हैं। ओरल में निकलने के चांस है, एक बार अगर आपने निकल लिया, खा लिया, तो वो रेक्टल में हो सकते हैं कि बहुत सारे ड्रग जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। आपने जैसे इंसर्ट किया, आधे या 50% या उससे ज्यादा क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो क्योंकि डेफिनेशन में दो टर्म है, रेट एंड एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट। तो अमाउंट तो 50% कम हो गए, तो इसलिए ओरल का ज्यादा होगा। ये मेरा जस्टिफिकेशन, हो सकता किसी बुक में ये ज्यादा हो। ठीक है, अब पेरेंट्रल में बहुत सारे अलग अलग है, आईवी के 100% होते हैं, सभी को पता, बाकी अलग अलग के थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम तो सिर्फ पेरेंट्रल की बात कर रहे हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीए। फर्स्ट इज नोन एज एब्सोल्यूट बीए या एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। बेसिकली इट इज द कंपैरिजन ऑफ orally administered drug with IV एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप ओरली कोई भी मेडिसिन लिए और सेम चीजें अगर आपने आईवी लिया, उन दोनों के कंपैरिजन को बोलते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। क्योंकि आईवी को यहाँ पे 100% कंसीडर किया जाता है, तो उसके कंपेयर में ओरल कितनी है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। ओके, एंड दैट इज ड्रग्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट है, बाय बर्थ जो बोलते हैं ना, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। आपको कंपेयर करनी है एज कंपेयर टू आईवी, बिकॉज आईवी इज 100%, तो वो एक स्टैंडर्ड है। आपको वहां तक मैच कराने कोशिश करनी है कि आप 100% तक मैच करा दे। ओके, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट बीए। द फॉर्मूला, द इक्वेशन फॉर एब्सोल्यूट बीए इज AUC, area under curve, oral multiplied by dose IV divided by AUC IV dose oral। ओरल और IV की डोज डिफरेंस होती है ना, अलग अलग। अगर डोज सेम है
तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। AUC एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर जो आती है, ये अभी हम बात करेंगे इसी क्लास में, तो आप देखेंगे वहां पे। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है एब्सोल्यूट BA की। दैट मीन्स कंपैरिजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल विद द IV, सेम ड्रग। अब ये नहीं कि कंपेयर कर रहे हैं आप एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ, ड्रग सेम है, सिर्फ रूट क्या है, चेंज है। आपने ओरल लिया है, उसी का कंपैरिजन कर रहे हैं IV से। IV में कितनी % होती है, 100%। ठीक है, इट इज ड्रग्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ओके, फ्रॉम एक्स्ट्रा वास्कुलर साइट। जब आप IV नहीं दे करके एक्स्ट्रा वास्कुलर दे रहे हैं, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से जो एब्सोल्यूट जो बायोअवेलेबिलिटी आ रही है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट BA। सेकंड इज नोन एज relative BA. Here again you have to compare oral administration with oral standard of the same drug. Oral administration of any medicine compare with the oral of the standard of same drug. यहाँ पे नया टर्म आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ सेम ड्रग। ये कितने लोगों को समझ में आता है, स्टैंडर्ड ऑफ द सेम ड्रग? इसका मतलब है कि जो मार्केट में है वो स्टैंडर्ड नहीं है। देखो, जो डोजेस फॉर्म होती है उसमें API के साथ में बहुत सारे एक्सिपिएंट होते हैं कि नहीं होते हैं? और सिर्फ API का अगर आपने या तो सॉल्यूशन बना लिया, अगर वाटर में सॉल्युबल है या सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, या अगर सॉल्युबल नहीं है तो क्या बनेगा, सस्पेंशन। तो उससे जब आप कंपैरिजन करेंगे, दैट इज नोन एज रिलेटिव BA। दैट मीन्स अगर आपने पैरासीटामोल टेबलेट खाया तो पैरासीटामोल का जो API है उसको क्या बोलते हैं, एसिटामिनोफेन। उसकी अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी है तो वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वो सॉल्यूशन बन गया, उसके अंदर कोई दूसरा एक्सिपिएंट नहीं है, वो स्टैंडर्ड हो गया। उससे कंपैरिजन करेंगे आपका पैरासीटामोल टेबलेट का। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ API या किसी भी ड्रग का? दैट मीन्स विदाउट एक्सिपिएंट, क्योंकि एक्सिपिएंट का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तभी तो कंपैरिजन करेंगे कि जो एक्चुअल टेबलेट BA दिखा रही है 30%, वो सच में API की है कि नहीं है, या हो सकता है उसके अंदर जो इतने सारे एक्सिपिएंट आपने ऐड किया हुआ है टेबलेट बनाने में, क्या पता कोई से एक्सिपिएंट उसको चेंज कर दिए जो कि चेंज होनी नहीं चाहिए, है ना। तो ये कंपैरिजन है। तो रिलेटिव में क्या करते हैं, सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी कंपेयर्ड विद द सेम स्टैंडर्ड ड्रग, ओके। और स्टैंडर्ड में सच एज एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ओके। फॉर्मूला फॉर रिलेटिव BA इज AUC टेस्ट फॉर, जैसे आपने मार्केट से कोई टेबलेट आया वो टेस्ट हो गया, जो स्टैंडर्ड बनाया वो स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, डोज सेम है, डोज यहाँ पे स्टैंडर्ड की है और यहाँ पे टेस्ट की है। अगर सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और अगर सेम नहीं होगी तो इसको आपको वैल्यू को पुट करना। तो अब आपके पास BA के दो टाइप्स आ गए। एक तो है एब्सोल्यूट, जहां पे आप कंपैरिजन करते हैं IV से, क्योंकि वहां पे 100% IV की BA होती है। और सेकंड है आपका रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव मींस सेम ड्रग की आपने स्टैंडर्ड बनाया है और उससे कंपैरिजन किया। ठीक है, ये वाली चीजें बच्चे परफॉर्म करते हैं मास्टर्स में भी और उसके बाद भी। अब मेथड, कितने टाइप्स के मेथड है जिससे हम BA को डिटरमिन करते हैं? मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी और मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। इसको हमने दो अलग मेथड में ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक मेथड, सेकंड है फार्माकोडायनामिक मेथड। अब ये सारे टर्म आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, क्योंकि अब आप बायोफॉर्म में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं और ये सारी चीजें हो चुकी है। फार्माकोकाइनेटिक में आपने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन पढ़ लिया, उसके बाद ही हम पढ़ रहे BA। ठीक है, तो फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल कर्व। सेकंड है यूरिनरी एक्सक्रीशन, ओके, एंड देन फार्माकोडायनामिक में एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस और थेरेपेटिक रिस्पांस।
अब वन बाय वन करके हम आते हैं और इसमें देखते हैं। देखो इसमें पहले एक ग्राफ मैं आपको दिखा दूं, ये वाली ग्राफ, इसको बोलते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल कर्व। जब भी आप कोई मेडिसिन खाओगे, कोई भी मेडिसिन खाओगे, इस तरह का ग्राफ आप अज्यूम करो कि बॉडी के अंदर है। मतलब बॉडी के अंदर ग्राफ नहीं बन रही है वहां पे, लेकिन इस तरह की चीजें वहां पे हो रही है। दैट मीन्स, अब आप स्टार्टिंग से देखो, दिस इज द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टी इज इक्वल टू 0। जैसे आपने ड्रग या मेडिसिन खाया, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, ये हो गया आपका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जैसे आपने खाया, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ा होगा, जब आपने अगर फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा ही, याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, पढ़ा होगा। दो पॉइंट आते हैं, एक जहां से इफेक्ट स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और एक पॉइंट आती है जिसके बाद कंसंट्रेशन अगर बढ़ाए या कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, इसी को इन शॉर्ट में लिखते हैं MEC, MSC। एंटीबायोटिक के कंडीशन में इसको लिखते हैं MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, ठीक है। वो भी परफॉर्म करते हैं मास्टर वाले, कोई एंटीबायोटिक को लेकर अगर कुछ करते हैं तो MIC चेक करते हैं, ठीक है। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन या मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, देन मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ओके। सो इस वाले ग्राफ में आप देखेंगे ये जो फर्स्ट डॉट लाइन है, दिस रिप्रेजेंट मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और अगर एंटीबायोटिक यूज करते तो MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, ओके। दैट मीन्स इन, अगर हम सेंटेंस में इसको डिफाइन करें, द कंसंट्रेशन फ्रॉम विच इट स्टार्ट शोइंग दियर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और यहाँ पे मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, नाम से ही पता चल रहा ना, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, इसके ऊपर अगर गए कंसंट्रेशन क्या होगा, सेफ नहीं होगा, टॉक्सिसिटी काउज करेगा, ओके। और इन दोनों के बीच के रेंज को बोलते हैं थेरापेटिक रेंज। पढ़ा ना फार्माकोलॉजी में, थेरापेटिक रेंज क्या होती है, कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन या मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ओके। इस कंसंट्रेशन के नीचे उसको बोलते हैं सब थेरेपेटिक लेवल, और इसके ऊपर टॉक्सिक लेवल। इतनी चीजें तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस हम वापस से बायोफॉर्म में रिवाइज कर रहे हैं। दिस इज द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हुई, जैसे इसने मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को टच किया, अचीव किया, उसके बाद से ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो भी एक्शन है, अगर आपने पैरासीटामोल खाया तो उसका क्या एक्शन होनी चाहिए, आपने अलग मेडिसिन लिया उसका क्या एक्शन, ये पता है, ठीक है। तो यहां से एक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट फेज, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन फेज, जो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ सारे फैक्टर्स के साथ में, एब्जॉर्प्शन फेज। सेकंड फेज पोस्ट एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, और फिर यहाँ पे एलिमिनेशन फेज। तो इसको पूरे को अगर हम बोलेंगे ये कौन सा पैरामीटर्स को इंडिकेट कर रहा, तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को इंडिकेट कर रहा, ओके। जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑनसेट ऑफ एक्शन, है ना। ऑनसेट ऑफ एक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ओके। और जितने टाइम तक ये एक्शन रहा, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये पैरामीटर बहुत इंडिकेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनसेट ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सस्टेन रिलीज में ड्यूरेशन काफी बड़ी होती है, ओके, और आईवी में ड्यूरेशन कम होती है। तो जो पर्पस से आपने लिया वो पर्पस फुलफिल होनी चाहिए, रिवर्स हो गया तो आपके जो भी टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहां पे आइए, जहां पे ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ
उस टाइम को क्या बोलेंगे? ऑनसेट टाइम, ऑनसेट टाइम। ओके। और एक ऐसे कंसंट्रेशन जहां पे मैक्सिमम ड्रग अचीव करे, दैट इज कॉल्ड सी मैक्स, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन और पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये मान के चलो कि इसके ऊपर और कोई कंसंट्रेशन जाती ही नहीं है। ये अज्यूम कर लो कि किसी भी ड्रग की एक सी मैक्स होती है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन जाती ही नहीं है। कभी कभी जाती है, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन में सी मैक्स के ऊपर। ओके। यहाँ पे जो ये वाला फेज है, एब्जॉर्प्शन फेज और एलिमिनेशन फेज, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ड्रग एलिमिनेट आउट हो रही है। फर्स्ट वाले फेज में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है और ये एब्जॉर्प्शन रेट कंटिन्यू इंक्रीज होते जाएगी, होते जाएगी, होते जाएगी। एक टाइम के बाद एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन बराबर हो जाएगी। जितनी ड्रग एब्जॉर्ब उतनी ड्रग एलिमिनेट, दैट इज कॉल्ड सी मैक्स और पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। उसके बाद वाले फेज को पोस्ट एब्जॉर्प्शन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मेटाबॉलिज्म भी है, और फिर एलिमिनेशन हो जाएगी। ये वाले रेंज को बोलते हैं थेरेपेटिक रेंज, इसके नीचे सब थेरेपेटिक, इसके ऊपर टॉक्सिक। ठीक है। जहां पे स्टार्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, और टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे एक्शन स्टार्ट हुआ ऑनसेट टाइम, जितने टाइम तक ये रहा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है। अब ये जो कर्व बन रहा है, इसके अंदर जो भी एरिया आया, दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर कर्व, और यही इंडिकेट करता है बायो अवेलेबिलिटी को। इसका मतलब ये है कि इतने एरिया तक ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा। इसके नीचे भी वो भी तो पहुंच ही रहा ना। थेरेपेटिक एक्शन भले ही नहीं शो कर रहा, लेकिन पहुंच तो रहा प्लाज्मा कंसंट्रेशन में, तो एरिया के अंदर तो आ गया। इसके ऊपर भी है तो भी पहुंच ही रहा। ओके। तो ये पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द कर्व, एंड दैट रिप्रेजेंट बायो अवेलेबिलिटी। ओके। इसमें सारे टर्म हो गए। एक तरफ हमने प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लिया, दूसरे टाइप हमने क्या लिया? टाइम लिया। इसको बोलते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल कर्व। ये हर मेडिसिन के साथ इस तरह की चीजें होती है बॉडी के अंदर, मोर और लेस। ठीक है। अब यहां पे कंसंट्रेशन जहां पे हाई है, दैट मीन्स सी मैक्स और पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उस टाइम को बोलेंगे पीक टाइम या टी मैक्स। जिस टाइम पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम अचीव करेगा उस टाइम को क्या बोलेंगे? टी मैक्स। जहां पे स्टार्ट होगा ऑनसेट टाइम, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको टी इज इक्वल टू 0 मानते हैं। जैसे स्टार्ट किया आपने, उसके बाद टाइम शुरू हुआ। ठीक है। ये वाला कर्व सबको समझ में आया? इसमें कहीं पे दिक्कत है? क्योंकि इसी कर्व से हम फिर बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं फर्स्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल कर्व। ये वही वाला जो अभी आपने देखा। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ human bioavailability study, okay, based on assumption that there is direct relationship between concentration of drug in blood or plasma and concentration of drug at the site of action. Okay, following the administration of single dose of medication or medicine, blood samples are withdrawn at regular time interval and analyzed for drug content. इस तरह के आपने कोई ना कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा जहां पे आप सैंपल रेगुलर टाइम पे निकाला होगा, विड्रॉ किया होगा, फिर आप लोगों ने गए होंगे या तो यूवी से या एचपीएलसी से, है ना, एनालाइज किया होगा। ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पे, ब्लड का सैंपल हम लेंगे रेगुलर टाइम इंटरवल पे, 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, 4 घंटे पे, 8 घंटे पे, और उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन आई है वो हम चेक करेंगे बाय यूजिंग एनालिटिकल टेक्निक। या तो यूवी से चेक कर ले या एचपीएलसी से चेक कर ले, है ना। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इतने टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में या ब्लड में पहुंची है। ठीक है। और उसी वैल्यू से हम ये ग्राफ को प्लॉट करेंगे, आधे घंटे पे कहाँ गई, 1 घंटे पे कहाँ गई। इस तरह से हमारे पास जब पूरे के पूरे वैल्यू आ जाएंगे, डेटा आ जाएंगे, जब डेटा को पुट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा हमें।
Okay, so now we have some important parameters that is called Cmax, Tmax, area under the curve. Can anyone define what is Cmax? Maximum concentration of any drug that will reach to plasma. Tmax, the time at which Cmax, or area under the curve, by the total area under the plasma concentration time profile curve, which represent bioavailability. ठीक है. Cmax, peak plasma concentration, maximum concentration of drug obtained after administration of single dose of drug. Maximum concentration, ये concentration है, इसकी यूनिट क्या होगी? मिलीग्राम पर एमएल, माइक्रोग्राम पर एमएल या किलोग्राम पर एमएल, जो भी है ना, ये होगी. ठीक है, मिलीग्राम पर एमएल, माइक्रोग्राम पर एमएल, इट इज इंडिकेटेड बाय दिस यूनिट. ओके. Second is Tmax, or time of peak plasma concentration. Time required to achieve peak concentration of drug after administration. Okay. चूंकि हम बात कर रहे हैं ओरल की, तो आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. Okay. It gives indication of the rate of absorption and it gives indication of the rate as well as extent of absorption. जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है. ओके. टी मैक्स रिप्रेजेंट रेट, एक्सटेंट, बोथ. इट रिप्रेजेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. अगर रेट हाई होगा, टी मैक्स जल्द से जल्द अचीव हो जाएगा, और अगर रेट स्लो हुआ तो टी मैक्स. और इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे टाइम को, आपको पता ही है, आवर्स में, मिनट में, सेकंड में. लास्ट पैरामीटर फॉर टुडे क्लास, AUC. इट इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी. अब AUC है, इसके अंदर दोनों चीज आएगी, रेट और एक्सटेंट आएगी. ठीक है. AUC को जब हम फॉर्मूला से इंडिकेट करेंगे, AUC स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, C इंटीग्रेट CP dt, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल जो फॉर्मूला आएगा आपका, वो आएगा FD अपॉन क्लियरेंस, F फ्रैक्शन ऑफ डोज दैट विल रीच्ड अंडर एरिया अंडर द कर्व. ये तो क्लियरेंस पहले से पढ़ा हुआ है. और डी नॉट बोलो या डी इनिशियल, स्टार्टिंग जो डोज आपने लिया हुआ मेडिसिन का. ओके. दिस इज कॉल्ड AUC. चलो आज तक इतना ही रखते हैं, फिर कल बात करेंगे.